सो गाइस, इस साल की Redmi की Note सीरीज में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन था Redmi का Note 13, जो अप्रोक्स 18,000 में आपको 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। बट बहुत सारी चीजें इस फोन में ऐसी है ना जो आपको लेने से पहले सोचनी चाहिए, एंड उन्हीं सभी चीजों को हम आपको आज बताने वाले, क्योंकि इस फोन को यूज करते हुए ऑलमोस्ट 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो अच्छा खासा डिटेल रिव्यू मिलने वाला है, A to Z चीजें कवर होंगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए, नहीं तो शायद आप पछता सकते इस फोन को लेकर। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसका बेस वेरिएंट ही लीजिए, जो आपको 18,000 में ऑफर्स लगा के 17,000 का मिल जाएगा। क्योंकि दूसरा वेरिएंट आता है 20,000 का, ऑफर्स लगा के वो 19,000 मिल जाएगा। उस रेंज में आपको और भी फोन मिल जाते हैं। पहली चीज मैंने जो ऑब्जर्व की, भाई साहब फोन बहुत ज्यादा हल्का है, सिर्फ और सिर्फ 175 ग्राम इसका वेट आपको मिलता है, एंड बहुत स्लिम भी है। मतलब आप एक हाथ से इसे पकड़ेंगे तो आपको वो स्लिमनेस फील होगी। बट फोन में ऐसा कोई एक्स फैक्टर नहीं है जो इसको प्रीमियम फोन का बिल्कुल ऐसा लुक या फील दे दे, क्योंकि आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है बैक में, एंड फ्लैट फ्रेम्स मिल जाते हैं। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है, जो कैमरा का कटआउट है ना, ये आपको ग्लॉसी सरफेस के साथ मिलता है। तो बहुत बार इसमें ना मैंने केस लगा के यूज किया इसे, स्टिल यहाँ पर डस्ट काफी ज्यादा रजिस्टर हो जाता है। मतलब बार बार आपको लेंसेज के बीच में से क्लीन करना पड़ेगा। बट वही चीज है कि प्रीमियमनेस आपको यहाँ पर मिसिंग लगेगी अगर आपके लिए बिल्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑल्दो कवर लगाने के बाद क्या प्लास्टिक क्या ग्लास, बट कुछ अच्छी चीजें हैं कि आपको यहाँ पर हेडफोन जैक का पोर्ट मिल जाता है, एक इंफ्रारेड सेंसर का भी पोर्ट मिलता है, टीवी वगैरह को भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी मिलता है। बट यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट नहीं है, हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। इस रेंज में ट्रिपल स्लॉट दे सकते थे, जिससे आप SD कार्ड भी 2 सिम के साथ लगा पाते हैं। एंड अगर हैप्टिक्स के बारे में बात करें तो भाई साहब हैप्टिक्स आपको एवरेज मिल जाती है, वो घुर्र वाली मोटर मिलती है। तो बहुत ज्यादा हैप्टिक्स का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा इसके साथ। एंड एमोलेड डिस्प्ले है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो फास्टली एंड एक्यूरेटली अनलॉक तो कर देता है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन इन डिस्प्ले के साथ आता है। बाकी इसके अलावा आपको एक और चीज मिसिंग लगेगी, वो है स्टीरियो स्पीकर सेट। इस रेंज में मोस्टली सभी ब्रांड जो है ना स्टीरियो स्पीकर दे रहे हैं, बल्कि मोटोरोला तो 10,000 में भी स्टीरियो स्पीकर सेट दे रहा है। यहाँ पर 17-18,000 में भी आपको मोनो स्पीकर मिलता है डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। देखो मैं वो चीज बोलूंगा कि लाउड है सिंगल स्पीकर भी, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर का मुकाबला स्टिल नहीं है। डिस्प्ले में एक ही चीज बोलूंगा, आपको काफी तगड़ी यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है। एमोलेड डिस्प्ले है, तो जितना भी मैंने इसमें कंटेंट देखा, भाई साहब कंटेंट देखने में मजा आता है। कलर प्रोडक्शन वगैरह तगड़ा मिल जाता है, डीप ब्लैक्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। एंड कंपनी ने एक और अच्छी चीज की है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दे रखी है। तो भाई साहब रगड़ दो उसकी। फिर भी मैं एडवाइस करूंगा टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना, क्योंकि भाई साहब जो भी क्रैक वगैरह आएगा, डेंट आएगा, उस पे वारंटी क्लेम नहीं होता। एंड इसके बेजल्स भी काफी मिनिमल मिल जाते हैं, मतलब ना के बराबर आपको बेजल्स मिलेंगे। इस बजट रेंज में ऑलमोस्ट कोई भी आपको फोन ऐसा डिस्प्ले नहीं दे रहा है, ना ही इतने पतले बेजल्स दे रहा है। प्रीमियम डेफिनेटली लगेगी डिस्प्ले, एंड 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर में भी विजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डायरेक्टली सनलाइट में भी यूज किया, कोई इशू नहीं है। अब इशू की बात अगर मैं करूं तो यहां पर कुछ इशू की बात आ जाती है, जैसे एमोलेड डिस्प्ले है तो थोड़ा सा यहां पर ओवर शार्पन टाइप का यहां पर कैलिब्रेशन कर रखा है। मतलब मैंने इसे नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले के साथ भी कंपेयर किया, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें ना जो है ओवर शार्पन लगती है इमेजेस और वीडियोस जो हम प्ले करते हैं। मैं यूट्यूब में 720p वाली वीडियोस चला के देखी, उसमें भी ये इशू आ रहा था। देन 1080p पे चलाई, उस पर भी सेम इशू आ रहा था। देन नेटफ्लिक्स में भी कंटेंट वॉच करके देखा, वहां पर भी ये सेम इशू आ रहा था कि ओवर शार्पन इमेजेस लग रही। ऐसा प्रॉब्लम कब आता है, जब आपकी HD डिस्प्ले या HD प्लस डिस्प्ले। बट यहाँ पर तो आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, ऑल्दो HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा ओवर शार्पन हो रहा है डेफिनेटली। एंड हमने कलर्स प्रोफाइल में भी विविड ही रखा था, जो डिफॉल्ट रहता है। तो ये चीज फिक्स होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यूट्यूब में HDR वीडियो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप 1440p तक वीडियो इसमें आराम से चला सकते हैं 60 FPS में। साथ ही साथ Amazon प्राइम नेटफ्लिक्स में आपको फुल HD कंटेंट का सपोर्ट मिल जाएगा, वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो कंटेंट वॉचिंग हो जाएगी अच्छे से। जैसे ये जो थोड़ा ओवर शार्पन लग रही है ना डिस्प्ले में, इस चीज को सॉफ्टवेयर से ये लोग फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा बाकी कलर कैलिब्रेशन वगैरह आपको परफेक्ट मिल जाता है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इसमें मिलता है। बाकी अदर MIUI में जो है ना आपको कस्टम रिफ्रेश रेट हायर सेट करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब पर्टिकुलर ऐप में हायर रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हैं, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं मिलता है। अब वो चीज इशू कहां क्रिएट करती है, इसके YouTube में, क्योंकि इसका YouTube जो है 60 हर्ट्ज पे ही चलता है। तो यहाँ पर YouTube काफी लैगी फील होता है। अगर आप नॉर्मली स्विच भी कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट से जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे, देन दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहां पर वो लैग आपको फील होगा। बाकी इसके अलावा क्रोम, फेसबुक,
ट्विटर सभी में सपोर्ट मिल जाता है। इनफैक्ट क्रोम के इनकॉग्निटो मोड में भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन यूट्यूब में भी होना चाहिए था क्योंकि काफी लोग यूट्यूब को कंज्यूम करते हैं। और अगर आप हमारे कंटेंट को और ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, नीचे जो है सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए, ऐसी क्वालिटी टेक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो 7 5G के बैंड मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि यहाँ पर 7 5G बैंड है तो 5G अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इंडियन जितने भी सिम है, रिलायंस जियो वी आई, इन सभी के 5G आपके फोन में आराम से चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ ब्लूटूथ 5.3 भी मिल जाता है, वाईफाई 5 मिलता है, मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई चल जाएगा। और 5 गीगाहर्ट्ज का आप हॉटस्पॉट भी दे सकते हैं, ये हमने चेक कर लिया है। बट कोई भी NFC यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो फोन से जितनी कॉलिंग वगैरह करके देखिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। 4G कैरियर का सपोर्ट भी मिल जाता है। 5G कॉलिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन 5G की स्पीड वगैरह तगड़ी आ जाती है यहाँ पर। एंड एक और चीज जो बाकी इनके प्रीमियम फोन से भी मिसिंग थी, वो यहाँ पर मिलती है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर डेडिकेटेड यहाँ पर मिलता है, जो पोको X6 Pro में नहीं है, पोको X6 में नहीं है, रेडमी नोट 13 Pro में भी नहीं है। साथ ही साथ कॉल रिकॉर्डिंग भी आप चुपके से कर सकते हैं, बिल्कुल MIUI डायलर मिल जाएगा। जानू मानू की रिकॉर्डिंग करते रहिए, बिल्कुल लॉन्ग आवर्स तक पूछते रहिए जानू ने खाना खाया, जानू ने संडास किया कि नहीं किया। और VONR का सेटिंग में भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता। होपफुली बाद में चल के सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि फोन 5G कैपेबल है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको MIUI 14 बेस्ड ऑन Android 13 मिलता है। ये चीज डिसअपॉइंट करती है। आई नो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा इस साल फोन लॉन्च हुआ है तो हमें HyperOS देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता ही नहीं है हमें HyperOS, ना ही Android 14 मिलता है। बट कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि HyperOS मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये तो हमें नहीं पता। मोस्टली जून जुलाई तक शायद आपको मिल सकता है, क्योंकि MIUI वाले ना थोड़े स्लो हैं अपडेट के मामले में। तो अपडेट की एज सच कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब आएगा, लेकिन आएगा। छप्पर फाड़ के आएगा, बादल का सीना चीर के आएगा। उसके बाद एक और चीज कंसर्न वाली थी कि स्टार्टिंग में जब फोन को बूट किया था फर्स्ट टाइम, तो 17 से 18 हमें ब्लोटवेयर्स देखने को मिले थे। ऑल्दो सभी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है ब्लोटवेयर्स की। गूगल ऐप्स भी मिल जाते हैं जिनको डिसेबल नहीं कर सकते हम, तो कुछ ब्लोटवेयर्स को कम करते जाओ रेडमी वाले बाबू, क्योंकि ये चीजें एक्सपीरियंस खराब करती है। बाकी इसके अलावा लुक्स वगैरह के बारे में बात करें तो आपको पता है टिपिकल MIUI का लुक देखने को मिल जाता है। वही सेम कंट्रोल सेंटर मिलेगा, वही सारी सेटिंग्स मिल जाएगी, एंड सारे बेसिक नेसेसरी फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि फीचर रिच UI है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है आपको, क्योंकि यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले, तो वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं। देन आपको ऐप लॉक मिल जाएगा, डुअल ऐप मिल जाएगा, इंटरनेट स्पीडोमीटर भी मिल जाएगा। बट एक चीज जो नहीं मिलेगी वो है एनिमेशन। तो यहाँ पर ऐप ओपन की एनिमेशन नहीं है, लेकिन जब ऐप क्लोज करते हैं उसका एनिमेशन आता है। और एनिमेशन ना देने का कारण ये भी है कि बहुत ज्यादा पावरफुल चिप नहीं है इसमें, उस सेक्शन में भी आने वाले हैं। बट एज सच UI में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल UI है। एंड एक चीज जो अभी लेटेस्ट अपडेट के बाद इन लोगों ने गायब कर दी है, वो है YouTube को बैकग्राउंड में प्ले करने का ऑप्शन। आई डोंट नो ये क्यों कर रहे हैं, मे बी यूट्यूब वालों ने कुछ ऐसा पॉलिसीज निकाली होंगी कि आप ये फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी UI में, नॉट ओनली MIUI, बाकी अदर UI भी जो सेम फीचर्स को दे रहे थे उन्होंने भी ये फीचर्स को हटा दिया। एंड सॉफ्टवेयर से आप इसके रैम को भी अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब वर्चुअली रैम आप 6 GB तक इसमें बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सही है, जस्ट यहाँ पर HyperOS देते तो और ज्यादा मजा आता, थोड़ी सी खुशी होती है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के साथ कोई खुशी नहीं है भाई साहब मेरे को बिल्कुल। अब आ जाता है इस फोन का थोड़ा सा ड्रॉबैक काइंड ऑफ चीज वाला पोर्शन, जो है इसका परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको MediaTek का Dimensity 6080 प्रोसेसर मिल जाता है, LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, 6nm पे बेस्ड ये प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर मैं बताता हूँ आपको कैसा है। आप इसमें डे टू डे टास्क करेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे तो फोन अच्छे से चल जाएगा, लेकिन मल्टीटास्किंग में भी यहाँ पर थोड़ा सा लैग आपको फील होने लगेगा। जैसे 3-4 ऐप खोले उसके बाद कुछ ऐप खोल रहे हो, तब भाई साहब अच्छा खासा लैग होने लगेगा। कई कबार तो मैंने YouTube खोल के जस्ट मिनिमाइज किया तब भी थोड़ा सा लैग हो जाता है। तो ये जो बेंचमार्किंग के स्कोर आप देख रहे हैं ना, इन पे हमेशा बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको लैगी फील कराएगा डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि MIUI इटसेल्फ काफी हैवी UI है। एंड उसके बाद जब हम जाते हैं गेमिंग की तरफ, तो गेमिंग में भाई साहब यहाँ पर आपको बता दूं, पहले बात VGMI में आप स्मूथ अल्ट्रा मतलब 40 FPS तक खेल सकते हैं, HD में हाई तक खेल सकते हैं। तो यहाँ पर 40 FPS के हिसाब से गेमिंग ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन स्टिल 40 FPS कंटिन्यूस नहीं मिलते हैं। मैंने गेमिंग की टेस्टिंग भी करी, काफी गेमिंग करके भी देखा, तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। इवन अरीना ट्रेनिंग में भी हो जाते हैं, क्लासिक मैच में भी होते हैं, जैसे कोई एनिमी सामने आने वाला होता है। तो पकड़ के चलिए कि 40 FPS की जगह आपको एवरेज
30 to 35 FPS के बीच में मिलेंगे, बट उसके साथ जायरो परफॉर्मेंस ठीक है। तो BGMI तो अटक ही रही है। अगर आप इसमें जेंशिन इम्पैक्ट खेलने का सोच रहे हैं तब तो भाई साहब पकड़ के चलिए कि काफी ज्यादा लैग वाला एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा हैवी गेम है देन BGMI। तो कैजुअल टाइप की आप गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, बट स्टिल इस रेंज में ये थोड़ा बेटर प्रोसेसर दे सकते थे फोन के साथ। एंड बैक प्लास्टिक है, तो एज सच कोई मेजर हीटिंग का इशू नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने जब टेम्परेचर नापा तो बैक का कम था देन यहाँ पर फ्रंट डिस्प्ले वाले पार्ट्स। एंड गेमिंग वगैरह भी काफी कंटिन्यूस करके देखी तो कोई ऐसा एज सच मेजर हीटिंग का इशू नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कैजुअल गेमिंग के लिए फोन सही है। नॉर्मल डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग आराम से स्टिल ये फिल भी करवा देगा। बट अगर आप चाहते हैं गेमिंग भी करें इसमें, उसके साथ रिकॉर्डिंग भी करें गेम प्ले का, तो वो चीज यहाँ पर नहीं हो पाएगी पॉसिबल, चाहे आप इसका हाईयर वेरिएंट ही क्यों ना ले लें। अब आ जाता है मेन मुद्दा, बैटरी बैकअप। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी तो मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया कि हमें यहाँ पर एक इशू आ रहा था कि जब भी हम फोन को चार्ज में लगा रहे थे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता कुछ टाइम बाद। तो फॉर्चुनेटली ऐसा इशू तो मेरे डिवाइस में नहीं हुआ, बट अगर आपके में हो रहा है तो एक बार स्पीड अप चार्जिंग के ऑप्शन को डिसेबल करके चार्ज करके देखिए कि सेम इशू आ रहा है। अगर सेम इशू स्टिल हो रहा है देन मैं आपको एडवाइस करूंगा एक बार सर्विस सेंटर जाके जरूर दिखाएं। मे बी आपके यूनिट में ऐसा कुछ फॉल्ट हो सकता है, इससे पहले और ज्यादा कुछ डैमेज हो आप जाके एक बार दिखा सकते हैं फोन को, या आपका फोन अगर रिप्लेसमेंट हो सकता है तो रिप्लेसमेंट के लिए डाल दीजिए। बट उसके अलावा बैटरी बैकअप में मेरे को कोई इशू नहीं मिला। हाँ, स्टार्टिंग का 1.5 हफ्ता या 10 दिन में बोल सकता हूं तब कम बैटरी बैकअप मिल रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब फोन आपको मिलता है तब बैटरी थोड़ा सा कैलिब्रेट होती है आपकी यूसेज के हिसाब से। अभी के सिनारियो में बैटरी बैकअप एक दिन आराम से यहां पर चल जाता है इस फोन में, एंड 5G के साथ चलता है। एंड 5G वाईफाई दोनों का मिक्स कॉम्बो मैं यूज करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम है। इसमें मैंने नेटफ्लिक्स में सीरीज देखी 4 घंटे तक, साथ ही साथ कुछ गेमिंग और यूट्यूब वगैरह भी चला के देखा। स्टिल 40% बैटरी रिमेनिंग है, तो आराम से बोलूंगा एक दिन तो चल ही जाएगा अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं या मॉडरेट लेवल की भी यूसेज करते हैं तो। एंड कोई भी आइडल ड्रेन का इशू नहीं है। 5G में ही हमने डेटा में फोन को रख दिया था एज इट इज, एंड सुबह उठ के देखा तो जस्ट 2 से 3% बैटरी ड्रॉप हुआ था, जो नॉर्मल। सो बैटरी वाले डिपार्टमेंट में एज सच मुझे कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया। अभी रिसेंट एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया, उसके बाद भी थोड़ा सा बैटरी बैकअप में बोलूंगा बढ़ गया है और हीटिंग थोड़ी सी कम हो गई है। तो अपडेट के साथ चीजें फिक्स होती जाएंगी, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है अनटिल अनलेस आपका बहुत ज्यादा ही बैटरी ड्रेन हो रहा है। एंड ये फोन 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो अप्रॉक्स 70 से 80 मिनट ले लेता है फुल चार्ज होने में। नाउ अगर बात करें कैमरा के बारे में, ये चीज काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करती है इस फोन की। देने के लिए तो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का शूटर। बात करें फ्रंट से, तो फ्रंट से फोटोज काफी अच्छी निकल के आ जाती है। इससे आपको क्लोज टू नेचुरल कलर देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पे थोड़े से फेड हो जाते हैं कलर, लेकिन स्टिल आपको फ्रंट से फोटोज काफी सही देखने को मिलेगी। HDR बैलेंस नॉर्मल मोड से कर लेता है कभी कभी नहीं कर पाता है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में HDR बैलेंस करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर आप डायरेक्टली सनलाइट को फेस करते हुए फोटोज ले रहे हैं तो पीछे जो है बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा इस टाइप से। उसके अलावा एज डिटेक्शन पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि भाई साहब कटआउट निकाल रखा है अलग। तो फ्रंट से फोटोज ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप वीडियो कॉल वगैरह करते हैं तो वहां पर कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन जब आप बैक कैमरा में जाते हैं तो बैक कैमरा में 108 मेगापिक्सल के हिसाब से ना फोटोज यहाँ पर एवरेज देखने को मिलती है। हमने जितनी भी फोटोज यहाँ पर क्लिक करके देखी, थोड़ा सा वार्म टोन देखने को मिला, थोड़ा ज्यादा ही बूस्टेड कलर देखने को मिला। तो कलर कभी भी एक्यूरेट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे थे हमें, स्पेशली जब आप अगेंस्ट द लाइट फोटोज लेते हैं तब तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब आप लाइट को फेस करते हुए फोटोज लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बेटर फोटोज आ जाती हैं। एंड किसी किसी सिनारियो में ओवर शार्पन कर देता है इस फोटोज को, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ HDR भी यहाँ पर मेन कैमरा से कभी कभी बैलेंस हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। पोर्ट्रेट मोड में HDR को बैलेंस करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी ना इसका अच्छे से वर्क नहीं करता है। आप देख सकते हैं ब्लर करने का तरीका इसका काफी कैजुअल है। यहाँ पर पेड़ों के पत्तों को इसने ब्लर नहीं किया, टेबल में पड़े हुए केबल्स को ब्लर नहीं किया। साथ ही साथ 2x एंड 3x जूम तक आप फोटोज ले सकते हैं, जिसमें डिटेलिंग स्टिल मिसिंग लगती है। एंड यहाँ पर भी HDR को ये बैलेंस नहीं कर पाता है। और मेन से अल्ट्रा वाइड की फोटोज को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा यहाँ पर कलर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये शर्ट का कलर देख सकते हो, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का कर दिया। एंड अल्ट्रा वाइड से भी फोटोज आपको ठीक ठाक मिल जाती है, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से यहाँ पर एवरेज ही फोटोज मिलती है। बट एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, यहाँ पर जब भी आप कैमरा में स्विच करने की कोशिश करते हैं, जैसे मेन से अल्ट्रा वाइड में जाएंगे या मेन से फ्रंट में आएंगे, अल्ट्रा वाइड से फ्रंट में आएंगे, तब थोड़ा सा यहाँ पर लैग होता है, मतलब 1 सेकंड का आपको हल्का सा वेट करना पड़ता है। तो अगेन ये चीज आ जाती है क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो है इसका। और वीडियो की बात करें तो यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। फुल HD 30 FPS से आप बैक
एंड फ्रंट से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें क्वालिटी मैं बोलूंगा एवरेज मिलती है, बहुत ज्यादा ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं मिलता है। सो कैमरा के लिए एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप कैमरा के पर्सपेक्टिव से इस फोन को लेते हैं ना, तब डेफिनेटली ये फोन आपको डिसअपॉइंट करेगा। जस्ट फ्रंट कैमरा से मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, बैक कैमरा तो बिल्कुल काम खराब ही कर रहा है फिलहाल। सो गाइस, दुनिया भर की बातें हो गई, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, किन लोग को इस फोन को लेना चाहिए और किन लोग को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह के लिए फोन चाहिए, अगर आप पेरेंट्स को एक फोन गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये फोन काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है उस केसेस में, क्योंकि डिस्प्ले तगड़ी मिल जाती है, कैमरास वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा अगर ऐसे हैवी गेमिंग करना चाहते हैं, तो ये फोन भाई साहब आपके लिए नहीं है, सीधी बात। और इस रेंज में मतलब 17-18 हजार में ना आपको पोको X5 Pro भी देखने को मिल जाता है सेल के टाइम पे, तो वो तो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि बेटर प्रोसेसर मिल जाता है, बेटर कैमरास मिल जाते हैं एंड बेटर चार्जिंग भी मिल जाती है, एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोनों का ही सेम है, क्योंकि दोनों में ही MIUI 14 मिलता है। तो थोड़ा अगर ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए 17-18 हजार में, तो पोको X5 Pro आपके लिए है। अगर पोको के साथ नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं ब्रांड वैल्यू की वजह से, देन आप इसके साथ जाइए। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी आइडियल प्राइसिंग 16,000 या उससे कम होनी चाहिए, तब ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन बन जाता। बाकी होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है इस फोन के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए, ताकि ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। सो मिलते हैं हम ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।